गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? क्लास yesterday we have discussed about cellular adaptation, जिसमें हमने हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया के बारे में डिस्कस किया था, राइट। उसके बाद हमने सेल इंजरी के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम देख लेते हैं कि सेल इंजरी का मैकेनिज्म क्या है, सेल इंजरी होते कैसे है। ठीक है, तो काइंडली बाकी क्लास को भी बोल दें कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाकी लोग क्लास क्यों नहीं अटेंड करना चाह रहे? ओके वेल, तो काइंडली जल्दी से ज्वाइन कर लें वेबिनार, so that we may continue our lecture. ओके, कोई बंदा मुझे मेटाप्लेजिया की एग्जांपल बता सकता है? मेटाप्लेजिया क्या होता है, उसकी कोई एक एग्जांपल। वेरी गुड मॉर्निंग, होप सो यू विल बी फाइन। रिप्लेसमेंट ऑफ, ओके वेल, वेरी गुड। स्मूथ मसल, ओके स्मूथ मसल के एग्जांपल, स्मोकर की एग्जांपल, वेरी गुड, ठीक है। विद अनदर टाइप इज नोन एज मेटाप्लेजिया, ओके वेल जेनिफर, ठीक है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। इसका मतलब है आप लोगों ने पढ़ा है, दैट्स वेरी गुड।
इंस्टेड ऑफ दैट कोई और एग्जांपल हो सकती है? वन विद रेस्पिरेटरी ट्रैक की एग्जांपल आप लोगों ने दे दी है। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी ना स्केमस मेटाप्लेजिया एंड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी हो जाता है, राइट? इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि अबनॉर्मल सोडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम जो ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट है या ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। कोई क्रोनिक इरिटेशन हो रही होती है या क्रोनिक स्मोकर्स होती हैं तो उसमें बेटा ये चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, राइट? और ओके अगेन बेटा बता देता हूँ, मैंने ये कहा है कि जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर सोडो स्टेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टेटिफाइड स्कीमस एपिथेलियम। जब क्रोनिक कोई इरिटेशन होगी या क्रोनिक स्मोकर्स जो होते हैं या क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं उसमें कफिंग इनिशियली कफ होना शुरू होती है ना, तो उसमें ये होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है, सीली एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसको स्पेट आउट करवाने की कोशिश करती हैं। इरिटेंट्स कोई भी जाता है तो हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से ना इरिटेशन होना लग जाती है। तो ये इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए जो सिलिएटेड एपिथेलियम है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। और ये एक डेफिनेटली काइंड ऑफ मेटाप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया। ओके बेटा अरिथ्राइड, अरिथ्राइड क्या है, हाइपरप्लेजिया क्या है? एक ही टर्म के दो नाम है। अरिथ्राइड होता है बेटा अरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है बोन मैरो से, सारा बोन मैरो से अरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन होती है, आपको पता है, गॉट इट? तो होगा क्या कि वो लोग जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं जहाँ हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, तो उन लोगों के अंदर अरिथ्राइड बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाता है। अब वो बोन मैरो हाइपोप्लेजिया होता है इसलिए ताकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को खत्म किया जा सके या हाइपोक्सिया को रिवर्स किया जा सके, गॉट इट? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? अच्छा आप लोगों ने और क्या बता रहे थे आप? प्लेसमेंट, अच्छा और कोई क्वेरी नहीं थी? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। डेफिनेटली बेटा फिजियोलॉजिकल है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके वेल, आज हमने सेल इंजरी के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था। ये मेरा ख्याल है आप लोगों को मैंने स्लाइड शेयर कर दी थी, आप लोगों की अच्छी खासी समझ आ गई होगी। बाकी हम इंशाल्लाह डिटेल जब आपकी क्लासेस रेगुलर रिज्यूम होंगी एसएनसी में तो हम इसको अगेन कर लेंगे, राइट? ओके
इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ सेल इंजरी के बारे में कि क्या क्या डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड अल्टीमेटली। पहली तो आप ये बताएं कि सेल इंजरी होती क्या है। सेल इंजरी क्या होती है बेटा? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सेल जो इंजरी होती है ना, जब अडाप्टेटिव कैपेसिटी आर एक्सीडेड, मीनिंग टू से कि अडाप्टेशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। यस एग्जैक्टली सारा, वेरी गुड। व्हेन द सेल फेल्स टू अडाप्ट अकॉर्डिंग टू नीड, तो उस टाइम उसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट्स अकर होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उनको कहा जाता है सेल इंजरी। और कल हमने डिस्कस किया था कि जो सेल इंजरी होती है दो तरह से होती है। नो अडाप्टेटिव रिस्पांस, ओके ठीक है। ओके वेल अरुज, एग्जैक्टली। नफीसा बेटा, वेरी गुड, ठीक है। जेनिफर, एग्जैक्टली यू आर राइट। तो इसमें क्या होगा कि एक दो तरह से इंजरी होती है, वन इज रिवर्सिबल एंड अदर वन इज इरिवर्सिबल। कल वाले को हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं ताकि आपको काजेज का आप इंजरी और ये बाकी जो चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है ईजी हो जाएंगी आपके लिए। ओके वेरी गुड समर, ठीक है। तो रिवर्सिबल इंजरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी पैथोलॉजिकल स्ट्रेसर जब भी आता है ना, सेल के ऊपर स्ट्रेस डालता है तो सेल के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। पहली चीज़ तो है कि अडाप्टेशन होती है। जब अडाप्टेटिव कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है तो उसके अंदर इंजरी होना शुरू हो जाती है। और जब अगर हम उस स्ट्रेसर को रिमूव कर देंगे तो दैट विल बी रिवर्स्ड, उसको कहा जाता है रिवर्सिबल इंजरी। और जो इरिवर्सिबल इंजरी होती है उसमें ये होता है कि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आई हैं वो परमानेंट थी और उन पैथोलॉजिकल चेंजेस ने सेल की परमानेंट डेथ कॉज कर दी है। आप इमेजिन करें कि जब सेल की परमानेंट डेथ हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि सेल अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकेगा, होम्योस्टेटिक रिस्पांस को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा, होम्योस्टेसिस नहीं हो सकेगी। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, तो आज हमने इसकी डिफरेंट काजेज देखी हैं कि काजेज क्या क्या हो सकती हैं, इसके अलावा भी और काजेज हो सकती हैं। और ओके, पहली काज ये है कि सपोज ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो गई है। आप ये भी कह सकते हैं कि हिपोक्सिया हो गया है, ये इस्कीमिया हो गया है। दूसरी कंडीशन कोई भी फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक ट्रोमा हो सकता है, इंस्टेड ऑफ केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं। आई थिंक मेरे ख्याल है कि शोर आप लोगों को बहुत आ रहा होगा यहाँ पे ना। ओके, अभी शोर खत्म हो गया है, ठीक है। मैंने लोकेशन चेंज कर लिया अपनी। बात कर रहे थे काजेज ऑफ सेल इंजरी की। पहले हमने कहा कि कोई हिपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है। दूसरा हमने ये कहा कि कोई ट्रॉमा हो सकता है लाइक इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एजेंट्स। तीसरी चीज़ हमने कहा कि केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, सर्टेन ड्रग्स हो सकती हैं। इसके अलावा माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं। सर्टेन न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस हो सकते हैं, जेनेटिक रीअरेंजमेंट हो सकती हैं, रेडिएशनल एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये वो काजेज हैं जो कि सेल इंजरी काज कर रही होती हैं। अब पहली कंडीशन है कि हिपोक्सिया। व्हाट इज हिपोक्सिया? अब आप बताएंगे कि हिपोक्सिया क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इंजरी कैसे करता है। अभी आप ये कहेंगे कि सर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है। अब बेटा ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है ना,
इसमें ये होता है कि या तो इस्कीमिया हो गया है, या दूसरी कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई उस एरिया के अंदर डिक्रीज हो गई है। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आरबीसीज ने ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना होता है। अब आरबीसीज की कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। चौथी कंडीशन ये होती है कि जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वहाँ पे कंप्लीटली पहुँच ही नहीं रही, तो वी कैन से कि वहाँ पे जो टिश्यू परफ्यूजन है दैट विल बी डिक्रीज। इस्कीमिया, हाइपोक्सिया के अंदर हमने चार चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके, लो ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। हाइपोक्सिया कैसे इंजरी काज करता है? पहला मैंने ये बताया है कि इस्कीमिया हो सकता है। इस्कीमिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, कोई भी जब ब्लड वेसल अक्लूडेड होती है, और स्पेशली जो आर्टेरियल अक्लूजन होती है, आर्टेरियल अक्लूजन होने की वजह से, ओके, सेल्फ फ्रेजाइल एग्जैक्टली होना शुरू हो जाते हैं बेटा। उसके अंदर ये होता है कि जब इस्कीमिया होएगा ना, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है, और एसिडोसिस सेल इंजरी काज कर रही होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वोलेटाइल एसिड है। अब किसी जगह पे आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कांस्टेंट अमाउंट के साथ प्रोड्यूस हो रही होती है। अब इसने निकलना कैसे होता है? ऑक्सीजन के साथ बांड बना के निकलना होता है। तो अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी तो एक, जब कांस्टेंट अमाउंट के साथ प्रोड्यूस होती रहेगी तो ये क्या करेगी? पीएच को डिक्रीज कर देगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा देती है, पीएच को कम करती है। पीएच कम होएगी तो उस एरिया के अंदर एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। जब एसिडोसिस होएगी तो अल्टीमेटली उस जगह पे इंजरी होना शुरू हो जाती है, सेल इंजर होना शुरू हो जाते हैं। गॉट इट? अब हमने कहा था कि पहली कंडीशन ऑक्सीजन डेप्रिवेशन है, यह हाइपोक्सी या इस्कीमिया है। मैंने चार चीज़ें आपको बताई हैं। पहली कंडीशन जिसमें आर्टीरियल ओक्लूजन की वजह से ब्लड सप्लाई उस एरिया तक कम पहुंच रही है, एक काज हो गई। दूसरी काज बेटा मैंने ये बताई है कि हो सकता है कि जो आरबीसीज हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को कैरी करके स्पेसिफिक एरिया तक लेके जाना है, आरबीसीज की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकते हैं कि अनीमिया हो गया है। अनीमिया, एचबी का लेवल कम हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि आरबीसीज की कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। दो बातें हो गई बेटा। तीसरी बात मैंने ये बताई है कि कोई भी लंग डिजीज हो गई है, जिस जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होनी होती है, लंग्स डिजीज कर लें, पल्मोनरी डिजीज कर लें, चेस्ट इन्फेक्शन जिसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कर लें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो वो डिजीज क्या करेगी तो उसमें इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होना शुरू हो जाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मेंटेन होएगी। तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ बेटा ये है कि सपोज वो पेशेंट्स हार्ट फेलियर का था, उस पेशेंट्स को शॉक हो गया था, वो पेशेंट हाइपोटेंशन सफ़र कर रहा था, वो पेशेंट्स हाइपोवोलीमिया की कंडीशन में था। जब हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होएगी, कार्डियक फेलियर की कंडीशन होएगी, तो सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है या सफिशिएंट अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो स्पेसिफिक एरिया तक नहीं पहुंचती। जब स्पेसिफिक एरिया तक नहीं पहुंचेगी तो उस कंडीशन को हम ये कह देते हैं कि दैट इज इंजरी ड्यू टू हाइपोक्सिया। अब ये चार चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। गॉट इट? चार चीज़ें मैंने कौन सी बताई हैं? पहली कंडीशन बेटा मैंने ये बताई है कि आर्टीरियल ओक्लूजन हो गई है। दूसरा बेटा मैंने ये बताया है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी की कम हो गई है, ये सिंपल इज दैट, ये अनीमिया हो गया है। दो गई। तीसरी कंडीशन बेटा मैंने ये बताई है कि कोई हार्ट फेलियर या कार्डियक शॉक या वट एवर कोई भी शॉक की कंडीशन है जिसमें जो टिश्यू परफ्यूजन है वो रिड्यूस हो गई है। और चौथी चीज़ मैंने बेटा ये बताई है कि हो सकता है उस एरिया के अंदर लंग डिजीज़ है, लंग डिजीज़ हो गई है, तो तब भी ऑक्सीजनेशन नहीं होगी। अब ये चार चीज़ें हाइपोक्सिया की वजह से हो रही होती हैं। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये चार चीज़ें हाइपोक्सिया के अंदर, हाइपोक्सिया की इंजरी के अंदर नहीं भूलनी चाहिए। एग्जैक्टली, गाइड, फिंगर टिप पे हो गई। हार्ट फेलियर, एग्जैक्टली। हार्ट फेलियर में ये होता है कि हार्ट इज अनएबल टू पंप ऑल द ब्लड। जिस ब्लड आ रहा होता है ना, तो वो ब्लड उस एरिया तक पहुंचता ही नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच रहा होता। ओके, आप इसको रिवाइज करें 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको फिजिकल एजेंट्स कैसे काज करते हैं।
ओके वेल, ठीक है बेटा, एग्जैक्टली आप लोगों ने ये राइट कर लिया होगा। क्या चीज़ें हमने डिस्कस कर ली? ओके, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एजेंट्स। लाइक कोई ट्रॉमा हो गया है, अब इसमें आपने ये देखना है कि फिजिकल ट्रॉमा कोई रेडिएशन की फॉर्म में हो सकता है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर चेंजेस की वजह से हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट बहुत ज़्यादा कूलनेस हो सकती है, कोल्डनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकती है, वट एवर कोई भी कंडीशन है दैट कम्स अंडर द फिजिकल एजेंट्स। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है हमारी केमिकल एजेंट्स या ड्रग्स हो सकती हैं। केमिकल एजेंट्स के अंदर बेटा कोई भी पॉइजन्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, इवन के कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, अल्कोहलिज्म हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स हो सकती हैं जिसके अंदर आर्सेनिक या साइनाइड्स हो सकती हैं, तो ये भी अगेन सेल इंजरी काज करवा रही होती हैं। इसके अलावा सर्टेन माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं, हम इनको अगेन वन बाय वन अगेन डिस्कस करेंगे। फिजिकल एजेंट्स को अगेन बेटा हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल में कि ये फिजिकल एजेंट्स कैसे इंजरी काज करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप ब्रेड ना हो, एक ही चीज़ आपको बताई जाएगी। ओके, इसके अलावा माइक्रोबियल एजेंट्स में आपको पता ही है, ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, फंजाइज हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस हो सकती हैं, कोई ऑटोइम्यून डिजीजेज हो सकती हैं। इसके अलावा जीन्स के अंदर कोई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक जिस तरह जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स है, सिकल सेल अनीमियाज हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस में क्वाशकर मरासमस हो सकती हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो सकती है। सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो कि ये सेल इंजरी काज करवा रहे होते हैं। ओके, तो हमने कल 4 मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये कहा था कि सेल इंजरी सेल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सेल को सर्वाइव करने के लिए। पहली जो कंडीशन हमने ये डिस्कस की थी कि सेल के अंदर, सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इंटीग्रिटी का मेंटेन होना बड़ा ज़रूरी होता है, राइट। दूसरा हमने ये कहा था कि अगर सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो साथ में ब्लैब सेल्स पड़े होते हैं, जिसे सारा ने ब्लैबिंग का भी पूछा था कि सब ब्लैबिंग क्या होती है। तो ब्लैब सेल्स इंपॉर्टेंट हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक मेटाबॉलिज्म करवानी होती है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन होती रहेगी तो नॉर्मली एटीपी की प्रोडक्शन होती रहती है। अगर एटीपी की प्रोडक्शन होएगी तो आपके राइबोसोम्स पड़े होते हैं जिन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी। इसके अलावा अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी तो अल्टीमेटली एट द एंड आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रिजर्व रहेगा। तो ये 4 कंडीशंस हमने कल भी डिस्कस की थी कि इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अगर मेंटेन रहेगी। दूसरा हमने ये कहा था कि ब्लैब सेल्स अगर सेव रहेंगे, एटीपी की प्रोडक्शन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता रहेगा, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते रहेंगे, लाइसोसोम्स कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसकी एंगल्फिंग करते रहेंगे, और जो डीएनए है या जीन्स है या जेनेटिक अपरेटस है वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। अब इनके अंदर कहीं पे भी कोई डेविएशन आ जाती है, कोई भी वेरिएशन आ जाती है, लाइक हमने ये कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल होना ज़रूरी है, हो सकता है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया है। हमने कहा था कि एटीपी की प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया है, एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन हो रही है। तीसरी कंडीशन हमने ये कहा था कि प्रोटीन की सिंथेसिस होना ज़रूरी होता है, ये मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एरोबिक मेटाबॉलिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन का होना ज़रूरी होता है।
अगर एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो गई है या मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हो गई हैं, तो अल्टीमेटली जो सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो रैप्चर होने के चांसेस हैं। अगर वो रैप्चर होंगी तो आपका न्यूक्लियस अल्टीमेटली रीअरेंज होएगा, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक अल्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये वो 4 मेन काजेज़ थी जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था कि ये होता कैसे है। पहली कंडीशन ये थी कि हमने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर्ड कैसे हो सकता है? लाइक हमने डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ा है, केमिकल एजेंट्स के बारे में पढ़ा है, बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में पढ़ा है। तो डू यू थिंक कि सेल मेम्ब्रेन को ये डैमेज नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। हो सकता है कि जो प्रोटीन का सिस्टम है, कंप्लीमेंट सिस्टम जिसको कहा जाता है, 20 प्रोटीन्स का सिस्टम है, हो सकता है उसकी अपनॉर्मल एक्टिवेशन हो गई है। जब उसकी अपनॉर्मल एक्टिवेशन होगी तो अल्टीमेटली वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को इम्पेयर करना शुरू कर देगा। इसके अलावा सर्टेन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, वो सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करना शुरू कर देते हैं। या जो इंजाइम्स हैं उनके अंदर ऑटोफेगोसिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ऑटोफेगोसिटी और ऑटोलाइसिस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ऑटोलाइसिस होएगी तो किल करना शुरू कर देंगे, और ऑटोफेगोसिटी शुरू होएगी तो उसके अंदर जितनी भी सस्पेंडेड ऑर्गेनेलीज हैं उनको खुद ब खुद खाना शुरू कर देंगे, अपने ही ऑर्गन को खाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरियाज आ गए हैं तो आपके जो लाइसोसोम्स हैं वो तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे हैं। अगर लाइसोसोम्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो उनकी फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, फेगोसाइटोसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो सेल मेम्ब्रेन है वो रैप्चर होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को इंजर्ड कर रही होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को इम्पेयर कर रही होती हैं। गॉट इट? फ्री रेडिकल्स लाइक आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ये सुपर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये इन दी फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये सेल मेम्ब्रेन को इम्पेयर करना शुरू कर देते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? बेसिकली ये ऑक्सीजन ड्राइव्ड होते हैं। ओके, इसके अलावा पॉसिबल बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी क्या हो सकते हैं? पहली कंडीशन की एटीपी की डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, जिसमें हमने ये कहा था कि एटीपी प्रोडक्शन नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन होती रहेगी, एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती रहेगी, एटीपी की प्रोडक्शन होती रहेगी। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मेटाबॉलिज्म नहीं होएगी, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होएगी। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, अल्टीमेटली एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होएगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी माइटोकॉन्ड्रिया तक, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होएगी। न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होएगी। इसके अलावा सेकंड, इम्पेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करनी थी, आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो रही। आयनिक कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन होएगी तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएगी, उसका फंक्शन इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, जिसमें हमने ये कहा है कि सुपर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, कैल्शियम होम्योस्टेसिस लॉस होना शुरू हो जाता है। आपको पता है जो बोन्स हैं उनके अंदर 99% कैल्शियम प्रेजेंट होती है और ओनली 1% ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। 99% कैल्शियम बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर 1% जो रिमेनिंग ब्लड के अंदर है उसकी अल्ट्रेशन होना शुरू हो गई है, उसकी होम्योस्टेसिस नहीं होगी या उसका कैल्शियम का लॉस होना शुरू हो गया, तो अगेन वायबल है फॉर द सेल मेम्ब्रेन, फॉर द सेल। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया, पावर हाउस है सेल का, पावर हाउस अगर डैमेज होएगा तो अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस नहीं होएगी। जेनेटिक अल्ट्रेशन हो गई है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी थी, जीन्स की कोडिंग हुई हुई थी, ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, इतने टाइम में काम होना है, माइटोसिस करवानी है, मियोसिस करवानी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनानी है, फंक्शनल प्रोटीन बनानी है, वॉट जो भी है जेनेटिक अल्ट्रेशन आ गई है। ये भी सर्टेन बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी हो सकती हैं। राइट? पहली कंडीशन है कि एटीपी डिप्लीशन कैसे होती है। अब एटीपी है क्या? बेसिकली एटीपी इज एसेंशियल फॉर एवरी सेलुलर प्रोसेस। अगर एटीपी नहीं होएगी या एनारोबिक
मेटाबॉलिज्म या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि अगर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होएगी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लैक्टिक एसिड अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, पार्विक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। आप इस स्लाइड्स को 1 मिनट पढ़ें। इसमें ये लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑस्मोलरिटी, अगर एटीपी प्रोड्यूस होती रहेगी सेल की ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहेगी। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस लाइक सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी पंप होते हैं वो एटीपी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब सोडियम आउटसाइड होता है, पोटाशियम इनसाइड होता है। पोटाशियम को आउटसाइड जाने के लिए, सोडियम को इनसाइड आने के लिए सोडियम पोटाशियम ट्रांसपोर्टर चाहिए होते हैं और एटीपीएस ट्रांसपोर्टर चाहिए होती हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप चाहिए होती हैं। अगर एटीपी नहीं प्रोड्यूस होएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होएगी। इसलिए therefore the loss of ATP results in rapid shutdown of most critical homeostatic pathway। अगर एटीपी डिप्लीट हो गई है, एटीपी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है तो जो होम्योस्टेटिक पाथवे थे वो शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। एंड ये अगर होम्योस्टेटिक पाथवे शट डाउन होएंगे तो ये सेल के लिए क्रिटिकल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस स्टिमुलेट phosphofructokinase activity which results in increased rate of anaerobic glycolysis। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होना शुरू हो जाएगी जिसके रिजल्ट में पार्विक एसिड बनेगा और पार्विक एसिड को अगेन ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं आएगी, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती रहेगी तो सब्सिक्वेंटली एट द एंड लैक्टिक एसिड अकमुलेशन हो जाएगी। गॉट इट। तो ये स्लाइड एटीपी डिप्लीशन के रिलेटेड है। अगर एटीपी डिप्लीट होएगी तो ये सारे मैकेनिज्म होना शुरू हो जाते हैं। होप सो इट्स इजी वन ना, मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर एटीपी ही डिप्लीट होती रहेगी, इंटरसेलुलर पीएच डिक्रीज एंड रिजल्टिंग इन डिसरप्शन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, लाइक ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी तो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप फेल होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, रिजल्ट्स इन accumulation of sodium inside the cell which exerts osmotic pressure and pull the water inside the cell causes cellular swelling। अब जिस तरह सोडियम आउटसाइड होता है, पोटाशियम इनसाइड होता है। सोडियम इनसाइड जाएगा, अपना ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करेगा, वाटर लवर है तो क्या करेगा, वाटर को वैसे खींच के अपने अंदर ले आएगा तो उसके रिजल्ट में सेलर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। सेलर स्वेलिंग होगी, अगेन इंजरी होना शुरू हो जाएगी सेल की। मुश्किल नहीं है मेरा ख्याल है, इट्स अ क्वाइट इजी वन। ओके, डिफेक्ट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। दूसरा हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है। अब काजेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक पहला काज प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बेटा ये ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स होते हैं। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो आउटर ऑर्बिट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीछे से शोर आ रहा है बेटा, बस मैंने दरवाजे तो बंद किए हुए हैं लेकिन बस अब क्या करें, गली में लोग आते जाते हैं ना। ओके, अब होगा क्या कि फ्री रेडिकल कैसे प्रोड्यूस होंगे। मैंने ये बताया कि ये ऑक्सीजन ड्राइव फ्री रेडिकल्स होती हैं और ये अनपेयर्ड ऑर्बिट के अंदर अनपेयर्ड फॉर्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेल के अंदर इनकी जनरेशन होती है तो ये रैपिडली न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के साथ में ब्रेन की डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है और इनके अंदर ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे ही ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो ये इन दी फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती हैं, इन दी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती हैं।
इसके अलावा ये करते क्या है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जितने भी हो रहे होते हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको नहीं होने देते। इसके अलावा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी काज करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा डीएनए को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी कंडीशन लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस। डेफिनेटली अगर कैल्शियम होम्योस्टेसिस नहीं होएगी तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी वायबल होना शुरू हो जाएगी। लाइसिस बाय एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। ट्रैक डैमेज बाय टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया वायरसेस, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, फिजिकल और केमिकल इंजरी होना शुरू हो गई है मेम्ब्रेन की ट्रैक्ट, जो भी ये वन ऑफ मेजर काजेज हैं। इफेक्ट्स क्या होता है इसका? लॉस ऑफ मेम्ब्रेन बैरियर्स, एम्प्टी मेम्ब्रेन है, ब्रेकडाउन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स ऑफ मेटाबोलाइट। ओके,
ओके, आवाज़ आ रही है अब? ओके, कैल्शियम वाला लॉजिक बेटा ये है, बेटा कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी टॉक्सन, कोई भी एटीनिलन्यूक्लियन, ये क्या करती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैल्शियम का इनफ्लक्स करवाती है। अब होगा क्या कि मोस्टली जो कैल्शियम होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो रही होती है, और कैल्शियम को होम्योस्टेसिस करने के लिए फास्फेट ज़रूरी होता है। अब सपोज किसी वजह से जो कैल्शियम है वो ज़्यादा रिलीज हो गई है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम अगर ज़्यादा रिलीज होएगी तो वो फास्फोलाइपेज एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देती है। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। अब फास्फोलाइपेज जो एंजाइम है वो इस फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन करना शुरू कर देता है। तो इस तरह जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है सारा बेटा। गॉट इट? ओके, फ्री रेडिकल वेरिएशंस ऑफ सेल इंजरी ये क्या क्या हो सकते हैं? ओके, अब फ्री रेडिकल की अगर बात करें तो एक्सट्रीमली अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज विद सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट। ये मैंने पहले आपको बताया कि फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन कैसे होती है। In the cell, they attack and degrade nucleic acid, protein, lipids, and carbohydrates or DNA damage and initiate autolytic reactions. Molecules that reacts with the free radicals are converted into free radicals. Examples of free radicals like hydroxyl है, हाइड्रोजन है, सुपर ऑक्साइड्स हैं। ओके वेट, मुझे लैपटॉप चार्जिंग पे लगाने दे क्योंकि बैटरी लो हो जा रही है। ओके, फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन कैसे होती है, फ्री रेडिकल की डिग्रेडेशन कैसे होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी प्रोडक्शन होती रहती है और डिग्रेडेशन नहीं होती तो अगेन ये सेल को डैमेज करना शुरू कर देती है। अब इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है कि जब ये एक दफ़ा बन जाते हैं तो बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होती हैं जो इसको डिग्रेड करती हैं। उन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? पहली चीज़ के एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक विटामिन ई और सी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये इनको डिग्रेड कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंट्रासेलुलर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेजेज हैं, कैटालेजेज हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेजेज हैं। तो ये सारे जितने भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको इन्होंने डिग्रेड कर देना होता है। अगर डिग्रेडेशन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये सेल को इंजर करना शुरू कर देते हैं। इवन के कैंसर्स भी काज करते हैं ये फ्री रेडिकल्स।
सेल की इंजरी तो करनी करनी है, लेकिन कैंसर भी काज कर रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम, ये भी सारा बेटा इससे भी आपको इजीली और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने कहा था कि वो कैल्शियम का समझ नहीं आई। तो इसकी काजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्सटर्नल टू सेल। अब सोर्स कैल्शियम का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जनरेशन हो रही होती है, या एक्सटर्नल टू सेल आ रही होती है। लेकिन कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट कब होएगा, कौन सी कंडीशंस में, जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाती है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है। अब ये फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उसकी डिग्रेडेशन करना शुरू कर देते हैं या उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लाइक एक्टिवेट एंजाइम्स, एटीपी डिप्लीशन होना शुरू हो गई है, ये एटीपेज डिक्रीज हो गई है। एटीपी डिक्रीज होएगी तो एटीपेज अल्टीमेटली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फॉस्फोलाइपेज डिक्रीज फॉस्फोलिपिड्स, अगर फॉस्फोलाइपेजेस एक्टिवेट हो गए हैं तो उन्होंने फॉस्फोलिपिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई, उसकी डिग्रेडेशन करना शुरू कर देती है। सेम विद द प्रोटीएजेस, डिस्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करना शुरू कर देती हैं, और एंडोन्यूक्लियसेस प्रोड्यूस होते हैं तो न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये अगर साइटोसोल कैल्शियम इंक्रीज होएगी, इंक्रीज कैसे होएगी, माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा रिलीज कर रहा है, एक्सटर्नल से आ रहा है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसके कंसिक्वेंसेस में ये सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। वेल ओके, तो ये इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम सोर्स एंड कंसिक्वेंसेस, इसमें क्या क्या होता है। पहली कंडीशन हमने ये कहा है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स से आ रही होती है। दूसरा हमने ये कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर रहा होता है। तीसरा हमने ये कहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट कर रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें देखिएगा, तीन अगर आपको येलो डिब्बे नज़र आ रहे हैं, तीन येलो डिब्बे जिनके अंदर कैल्शियम मेंशन की हुई है, तो ये इसके सोर्स हैं। और अगर इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम हो जाएगी तो उसके नीचे कंसिक्वेंसेस लिखे हुए हैं, जो पिछली स्लाइड्स के ऊपर हमने डिस्कस की हैं, और ये फोर्थ से स्लाइड दी गई है। गॉट इट। ऐसे ही आपकी बुक में आई थिंक लिखा होगा जो इनाम दानिश है उसके अंदर, अगर आप इनाम दानिश कर लेके गए हैं तो उससे ज़रूर एक दफ़ा पढ़िएगा। ओके, इसके अलावा है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैसे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है पावर हाउस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज कैसे होएगा, पहली कंडीशन कि अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है, फास्फोलाइपेज की एक्टिवेशन हो गई है, सेल मेम्ब्रेन गई, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंचेंगी, एटीपी प्रोडक्शन नहीं होएगी। जब एटी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि एटीपी जनरेशन ही नहीं होएगी। अगर एटीपी जनरेशन नहीं होएगी तो साइटोक्रोम सी, AIF
इनटू द साइटोप्लाज्म रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो साइटोक्रोम CAIF है, ये बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटीन होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लूजली अटैच हुई पड़ी होती है और इसने सेल की अपोप्टोसिस करवानी होती है। AIF बेटा ये क्या था, फॉरगेट इसको, लेकिन साइटोक्रोम C का पता है। AIF आई थिंक इस प्रोटीन का नाम पूरा है साइटोक्रोम CAIF। बाकी मैं इसको देखूंगा लेटर ऑन, और मुझे व्हाट्सएप में ये याद करवाइएगा, मैं इसको देख के आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था। और जो साइटोक्रोम C होता है ना, ये अपोप्टोसिस करवाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक प्रोटीन होती है जो लूजली अटैच हो रही होती है। अपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ करवा रही होती है ताकि कोई फ्री रेडिकल प्रोड्यूस ना हो। ओके, जेनेटिक अल्ट्रेशन, मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट, ओके ये हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ठीक है। जेनेटिक अल्ट्रेशन से ओके बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज दोबारा बता दूंगा आपको।